देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। क्या है? जो 8 यूनिट्स है ओरिजिन से, मतलब वैसे प्लेन का इक्वेशन लिखना है वेक्टर फॉर्म में जो ओरिजिन से 8 यूनिट डिस्टेंस पर हो और जिसके नॉर्मल का जो वेक्टर है वो ये है। नॉर्मल वेक्टर क्या है? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ये लास्ट क्लास में मैंने ये फॉर्म बताया हुआ था, इसलिए ट्राई कीजिए आप लोग। मैंने बताया था कि अगर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कोई प्लेन हो ओरिजिन से और उसका नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ हो तो जो इक्वेशन होता है वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल्स टू d, वेयर d इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ट्राई कीजिए जल्दी तो इस क्वेश्चन को एंड पोस्ट योर आंसर। गुड आफ्टरनून प्रत्युष, कल कहां थे तुम? क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अच्छा, प्री बोर्ड का एग्जाम था, ओके। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है। फिजिक्स और मैथ दोनों एक दिन। चलिए ओके, लेक्चर देखे हो कल वाला? ओ, तो देखिए भाई, वेक्टर फॉर्म में कुंदन वगैरह तुम लोग रिप्लाई करो, कुंदन, अभिनव, भगवती, शाश्वत, आप लोग कल ज्वाइन किए हुए थे। तो मैंने वेक्टर फॉर्म में प्लेन का जो इक्वेशन बताया था वो एक फॉर्म ये भी था कि r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल्स टू डी, दैट और d क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो आपको यहां पे दिया हुआ है d, जो दिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन 8 यूनिट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो और यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर क्या दिया हुआ है? n वेक्टर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये दिया हुआ है भाई। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगा? ये होगा। तो यूनिट वेक्टर n के लिए आपको मॉड n चाहिए, तो मॉड n फाइंड आउट कर लीजिए। मॉड n कितना मिलेगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 9, दिस विल बी इक्वल्स टू 3। दैट मींस यूनिट वेक्टर n का अगर हम बात करें तो दिस विल बी वेक्टर n डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर n। तो यानी कि इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, दिस विल बी 2/3i कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 2/3k कैप। ये वही वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो r डॉट यूनिट वेक्टर n लिखेंगे तो r का डिस्कशन कर लेते हैं। r डॉट यूनिट वेक्टर n इज 2/3i कैप प्लस 1/3j कैप प्लस 2/3k कैप एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 8। तो ये हो जाएगा भाई वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये हो जाएगा r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल्स टू d। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? राइट, यस और नो? गुड, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, कि भाई हमने एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही क्वेश्चन दिया था, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। दूसरा देखते हैं, आपको ये हमने फॉर्म पढ़ाया था कि उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा जो 2 पॉइंट से पास करे, क्या हो? 2 पॉइंट से पास करे और किसी एक वेक्टर के पैरेलल हो। तो उसका उससे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड फाइंड
the equation of the plane through the points through 2, 3, -4, दूसरा है 1, -1, 3 and parallel to x axis, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दैट मीन्स आपको उस प्लेन का इक्वेशन, हाँ आ भी गया, ठीक है, आपको उस प्लेन का इक्वेशन लिखना है। सपोज कीजिए कि यहां पर ये कोई प्लेन है, ये क्या है, ये कोई प्लेन है। दैट मीन्स इस तरह से कोई प्लेन है और इस प्लेन के पैरेलल में ये एक्स एक्सिस है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस जो है इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और ये प्लेन इन दो पॉइंट से होकर पास कर रहा है। कौन कौन सा पॉइंट भाई, एक पॉइंट है 2, 3, -4 और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है 1, -1, 3। तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? चलिए ट्राई करके आंसर पोस्ट कीजिए तो सभी लोग चैट सेक्शन में, ठीक है। मैंने बताया हुआ था, चलिए अगर इसको अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ये वेक्टर ए हो जाएगा और वेक्टर बी हो जाएगा। तो हमने बताया था आपको कि किसी दो पॉइंट से पास कर रहा हो तो ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। ये वेक्टर नहीं, ये पॉइंट है, तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है भाई। तो ये जो दिया हुआ है 2i कैप 3 कैप और -4j कैप k कैप जो होगा ये पोजीशन वेक्टर होगा ए का। हाँ कल पढ़ाए थे ये सब, ठीक है। तो दो पॉइंट से पास कर रहा था तो हमने बताया था कि अगर कोई, देखिए हिंट दे देते हैं, अगर कोई प्लेन इन दो पॉइंट से पास कर रहा हो, किससे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से, और किसी वेक्टर सी के पैरेलल हो, किसी वेक्टर सी के पैरेलल हो, हाँ वीडियो देखना पड़ेगा, और किसी वेक्टर सी के पैरेलल हो तो हमने बताया था कि r माइनस ए, बी माइनस ए और सी को कोप्लेनर करके आंसर निकाल लीजिए। आर कोप्लेनर, कोप्लेनर करके यहां ये कॉन्सेप्ट है, आ जाएगा समझ में, आने की कोई बात नहीं। देखिए ये तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। कभी भी इक्वेशन लिखने के लिए आप क्या करते हो, एक जनरल पॉइंट आर लेते हो, तो आर हमने कंसीडर कर दिया। अब आर से इस ए को ज्वाइन करो या ए से आर को ज्वाइन करो तो ये आर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। इस ए को बी से ज्वाइन करो तो बी माइनस ए हो जाएगा। और ये वेक्टर सी जो है इस प्लेन के पैरेलल है, तो अगर ये प्लेन यहां पर है, यहां पर कोई वेक्टर है, इसको शिफ्ट करा के यहां पे ले आ सकते हैं क्या? तो ये भी क्या होगा, पैरेलल वाला वेक्टर जो उसी प्लेन में लाई करता है। तो हम कहेंगे कि ये तीसरा वेक्टर जो सी हो गया वो तीनों एक प्लेन में लाई करेगा, एक प्लेन में लाई करेगा, तो यहां से इक्वेशन निकाल लेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कर देंगे इसका। चलिए जो लोग कल क्लास किए थे कम से कम वो रिप्लाई करे भाई। शाश्वत, कुंदन, भगवती, अभिनव, सॉरी गाइस वाईफाई डिस्टर्ब हो गया था। कुंदन,
गलत आंसर आ रहा है कुंदन, इसी टाइप का आएगा बट अभी सही नहीं है, प्लीज चेक योर आंसर। आर डॉट चेक, आई थिंक अभिनव का आंसर सही आ रहा होगा। गुड, तो देखिए चेक कर लेते हैं। देखिए भाई, जिस वेक्टर ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को साइन आपको लिखना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को साइन अगर आप देखोगे 0,0 होता है। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को साइन क्या होता है? 1,0,0। तो सब क्या मिल गए? अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो हम स्केलर फॉर्म वाला सीधे इक्वेशन लिख देते हैं। स्केलर फॉर्म में हमने इक्वेशन देखा था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता था? इक्वेशन ऑफ प्लेन ये होता था x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और ये c1, c2, c3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस ये वाला फॉर्म ज्यादा इजी पड़ेगा, मैंने इसीलिए इसको सेलेक्ट किया है। क्यों, देखिएगा थोड़ी देर बाद। यहां पर हम इसको लिख सकते हैं x माइनस x1 कितना होगा? x माइनस, इसको ले लेते हैं, दैट मीन्स ये पहले वाले को, या इसको ले लेते हैं या दूसरे को ही ले लेते हैं भाई, पहले जो दिया हुआ है ये पहले दिया हुआ है। x माइनस 2, दूसरा y माइनस 3, तीसरा z प्लस 4, z प्लस 4, और ये होगा x2 माइनस x1, 1 माइनस 2, तो यहाँ पे -1 मिल गया, -1 -3 -4 हो गया, और ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो दिस विल बी 7, और ये लास्ट वाले में C1 C2 C3 लिख देंगे, यानी कि 1 0 0 एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? R3 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, तो बनेगा ही भाई, बोर्ड वगैरह का क्वेश्चन थोड़ी ना छूटेगा। तो देखिए क्या होगा, ये R3 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, तो R3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो सिर्फ इस 1 के अलोंग क्या ले लेंगे? को फैक्टर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ ये डिलीट और ये डिलीट, क्या हो जाएगा? 7y माइनस 21, यहाँ पे 7y माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 4z प्लस 16, दिस विल बी इक्वल्स टू 0, तो 7y माइनस प्लस 4z माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7y प्लस 4z इक्वल्स टू 5, तो दिस विल बी द आंसर। ये क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए। कुंदन अभी भी गलत है आपका, तो ये अभिनव का आंसर सही है। अगर हम इसको लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में, तो यहां से वेक्टर फॉर्म भी भाई निकाल सकते हैं। देखिए ये जो 7y प्लस 4z है, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? देखिए इसको लिख सकते हैं हम y प्लस जेड, y प्लस जेड, यानी कि, या हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इधर रख ले 0y कैप, क्या हो जाएगा? 0y कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स टू 5, तो ऐसे भी लिख सकते थे भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 5, तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर r हो जाएगा, तो r डॉट 0 को हटा लीजिए, 7j कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स टू 5, तो ये वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशन मिल गया आपको। तो समझ में आया? यहाँ पे जो भी आपको काम करना था वो काम करना था आपको अपने सिर्फ और सिर्फ इस पैरेलल वाले वेक्टर का डायरेक्शन को साइन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उस पे वर्क करना था। क्लियर है सभी को? कुंदन अब समझ में आया? कुंदन, भगवती, आप लोगों ने गलत आंसर किया था। कुछ तो रिप्लाई करो। कुंदन क्लियर है? अच्छा ठीक है भाई, तो इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना पड़ेगा।
अगर यहाँ पे फॉर्म देखिए भाई, मैं फॉर्मूले को याद करवाने के लिए ये नहीं हूं कि फॉर्मूला याद कीजिए, नहीं, कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि 2 जीरो जाएंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट भी देखना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी देखना है। तो मैंने आपको ये वाला मेथड बताया जिसमें एक बार में आंसर आ जाए। ठीक है, नहीं तो अगर आप उसमें जाओगे कोप्लेनर वाले में, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, और जितने देर में क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे उतने देर में तो हमारा आंसर आ जा रहा होगा। ठीक है, तो ये सब भी देखना है कि कैसे हम, तो ओवरऑल प्रैक्टिस का बात है भाई, कि प्रैक्टिस किए रहोगे तो टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट यही है कि क्या हो जाएगा, ये कोप्लेनर हो जाएंगे तीनों वेक्टर, और तीनों कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगे तो इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाने चाहिए बस। एक और क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, of the plane passing through the point, passing through the point, passing through the point 2 comma minus 1 comma 3, which is the foot of perpendicular, foot of perpendicular drawn from the origin, drawn from the origin, drawn from the origin to the plane, टू द प्लेन। देखते हैं कितने लोग लैंग्वेज से को समझ पा रहे हैं। बस केवल लैंग्वेज के साथ गेम हुआ है भाई, आपको सब चीज दिया हुआ है इसमें। टाइम मैनेजमेंट तो जरूरी है भाई। वहां पे देखो, आप जेई का एग्जाम देने जाओगे तो हम लोग बोर्ड का बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो जेई में कोई अच्छा टीचर और खराब टीचर काम नहीं आएगा। टाइम खत्म, सर्वर वो हो जाएगा, एग्जाम का जो पेपर है अपने आप खत्म हो जाएगा आपके स्क्रीन से। ठीक है, तो वहां पे टीचर अच्छे रह के भी कोई फायदा नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा नॉर्मल वेक्टर क्या दिया हुआ है, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या दिया हुआ है, तभी तो प्लेन का इक्वेशन लिखोगे भाई। चलिए देखते हैं कितने लोग समझ पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जैक्टली। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। सही है, वेल डन भगवती, गुड। तो देखिए भाई, ये कह रहा है कि एक प्लेन है, एक प्लेन है, और ये किसी पॉइंट से पास कर रहा है। क्या कर रहा है? किसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये पॉइंट ए है, और इस ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है
2i कैप माइनस जे कैप और प्लस 3k कैप। और कह रहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, कहीं पर ओरिजिन है भाई, यहां पर ये ओरिजिन है और ओरिजिन से यहां पर ये ड्रॉ कर रहे हो यानी कि ये प्लेन में लाई कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी यही है। तो जो नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा वो यही तो वेक्टर ए हो जाएगा। तो वेक्टर ए जो है वो नॉर्मल वेक्टर भी है और यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो होगा वो नॉर्मल भी है और इसी से पास भी कर रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते थे कि r माइनस ए डॉट वेक्टर ए दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया? आर कहीं पर इधर होगा भाई, तो आर से इस ए को ज्वाइन करेंगे तो ये प्लेन में होगा और ये वाला वेक्टर जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो आर डॉट ए इक्वल आर माइनस ए डॉट ए इक्वल टू 0। यहां से आर डॉट ए इक्वल टू ए डॉट ए यानी कि मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आर कितना है भाई? आर तो आर डॉट हो गया, ये हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप और इनका मॉडुलस का होल स्क्वायर क्या होता है? मॉडुलस कितना होगा इसका? 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, रूट अंडर 14 स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ये एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 14। ठीक है भाई, तो आई थिंक सभी लोगों ने आंसर भी सही किया है। गुड, वेल डन, सही है। तो लगभग सभी लोग समझ गए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बस देखना है, मैं कुछ देखना चाहता हूं वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये देख रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, drawn from origin to the plane, to the plane 2x minus 3y plus 4z plus 4z माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है भाई कि ये आपके सामने ये एक प्लेन दिया हुआ है, प्लेन दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। और इस प्लेन से हमने क्या किया है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओरिजिन से। तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ट्राई कीजिए तो सभी लोग, ट्राई एंड कमेंट द आंसर इन द चैट सेक्शन।
भगवती का आंसर सही है, गुड। और लोग, सब लोग रिप्लाई कीजिए भाई। नहीं नहीं, गलती कर रहे हो अभिनव। कुंदन, तुम्हारा रिप्लाई नहीं आ रहा है। देखिए भाई, सपोज कीजिए कि ऐसा कोई प्लेन है, तो इस प्लेन पर क्या किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कहीं हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। तो ये फिक्स पॉइंट है, तो मान लीजिए x1 y1 और ये z1 हो, x1 y1 और z1 हो। यहां पर इस वेक्टर में चले, इस प्लेन के इक्वेशन में चले जाइए। 2x माइनस 3y प्लस 4z, इस 6 को इधर कीजिए, ठीक है। अब यहां से यहां का डिस्टेंस अगर हम निकालने जाएंगे, डिस्टेंस, तो ये जो हमने बताया था कि ये होना चाहिए Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी रहे, तो ये वाला डिस्टेंस, तब ये डिस्टेंस, अभी ये जो डिस्टेंस है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं है, ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तभी डिनोट करेगा जब यहां पर आप क्या करोगे, ये नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन हो, नॉर्मल वेक्टर का क्या हो, डायरेक्शन कोसाइन हो। अभी ये नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो डायरेक्शन को साइन में चेंज करने के लिए जानते ही हैं, उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा नॉर्मल वेक्टर का, 2 है, -3 है और 4 है। 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29, तो रूट अंडर 29 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को। तो 2 बाई रूट अंडर 29 x माइनस 3 बाई रूट अंडर 29 y प्लस 4 बाई रूट अंडर 29 z इक्वल्स टू 6 बाई रूट अंडर 29। अब ये जो रूट अंडर 29 है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नाउ। अब ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा टू दिस प्लेन, ठीक है। बिकॉज यहां पर हमने जो नॉर्मल वेक्टर लिया हुआ है, उस नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन को साइन, दैट मींस नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ r डॉट n इक्वल्स टू d, एंड दिस n इज व्हाट, यूनिट वेक्टर। तो r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल्स टू d। तो अब ये इस फॉर्म में हो गया, दैट मीन्स अब यहां से कहोगे आप कि ये जो 2 बाई रूट अंडर 3 माइनस 3 बाई, सॉरी 2 बाई रूट अंडर 29 माइनस 3 by root under 29 and 4 by root under 29, these are the direction cosine of this normal vector। ये अगर ये भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा तो ऑब्वियसली दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो इस परपेंडिकुलर है तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइन हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया, वो क्या हो जाएगा 2 बाई, यानी कि इसका डायरेक्शन कोसाइन 2 बाई रूट अंडर 29 माइनस 3 बाई रूट अंडर 29 एंड 4 बाई रूट अंडर 29 हो गया, रूट अंडर 29 हो गया। और यहां से पोजीशन वेक्टर देखेंगे हम, तो इस ओए लाइन का पोजीशन वेक्टर इस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में एक्स वाई जेड हो गया, तो ये दोनों क्या होंगे, एक तरह से पैरेलल होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर या नॉर्मल, मान लीजिए ये जो नॉर्मल आया है कहीं पर यहां पर आया हो, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये इसी के साथ कॉन्साइड करे, ये इसके पैरेलल का कोई भी नॉर्मल वेक्टर हो सकता है जो इस प्लेन के पैरेलल होगा। तो प्लेन के पैरेलल, सॉरी प्लेन के परपेंडिकुलर, तो प्लेन के परपेंडिकुलर वाला जो वेक्टर है, दैट मीन जो नॉर्मल वेक्टर है, उसका डायरेक्शन कोसाइन आपने फाइंड आउट कर लिया है। और ये जो ओ, इसका नाम कुछ रख दीजिए, इसका नाम ए रख देते हैं। और जो ओ ए लाइन है, ये भी बोल रहे हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये दोनों का डायरेक्शन कोसाइन क्या होना चाहिए,
प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों में कुछ हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम होगा, दैट मींस दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे भाई। इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे कि नहीं होंगे ये हम नहीं कह पाएंगे, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि दिस वेक्टर ओ ए इज लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर व्हाट? लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर यूनिट वेक्टर एन। आप ऐसे भी बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शनल रेशियो जो होंगे, डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे वो क्या होंगे? वो प्रोपोर्शनल होंगे, तो उसका यूज कर सकते हैं। तो बताइए, जिसका यूज करना चाहते हैं उसका यूज कर लीजिए। तो ये वाला कर लीजिए अगर आपको दिक्कत है तो, और लेमडा कंपेयर करके लेमडा फाइंड आउट कर लीजिए, दोनों को इवेल्युएट कर दीजिए, आ जाएगा। अब देखिए हम प्रोपोर्शनल लेके चल रहे हैं, तो अगर हम प्रोपोर्शनल लेके चलेंगे कि दोनों डायरेक्शन को साइन प्रोपोर्शनल होंगे, तो हमें कह सकते हैं, यहां से हम डायरेक्टली लिखेंगे x1 बाई 2 बाई रूट अंडर 29 इक्वल्स टू y1 बाई -3 बाई रूट अंडर 29 एंड z1 बाई ये हो जाएगा 4 बाई रूट अंडर 29। दिस इज इक्वल्स टू समथिंग k मान लीजिए। तो यहां से x1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? k टाइम्स ऑफ, यानी कि 2k बाई रूट अंडर 29। y1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -3k रूट अंडर 29, और यहां पर z1 जो होगा वो हो जाएगा कितना? 4k डिवाइडेड बाई रूट अंडर 29। ये इतना हो जाएगा भाई, x1 y1 z1 k के फॉर्म में हो गया। अब ये x1 y1 z1 जो है वो प्लेन में लाई करेगा। कहां लाई करेगा भाई? प्लेन में लाई करेगा, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां से हम ये भी कर ले रहे हैं भाई कि प्लेन के इक्वेशन में रख दे रहे हैं, क्योंकि ये जो ए पॉइंट है ये प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये x1 y1 z1 प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, दिस इज 4k डिवाइडेड बाई रूट अंडर 29 माइनस, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस है और माइनस माइनस प्लस, तो 9 बाई रूट अंडर 29 प्लस ये हो जाएगा 16 बाई 16k, ये भी k रूट अंडर 29। दिस इज ऑब्वियसली 6। तो ये रूट अंडर 29 ऊपर हो जाएगा, 29k डिवाइडेड बाई रूट अंडर 29, दिस इक्वल्स टू 6। तो यहां से 6 की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, ये तो रूट अंडर 29 हुआ, तो k की जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 6 बाई रूट अंडर 29, ये k का वैल्यू आ गया। तो इस k की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो 6 बाई, तो यानी कि 12 बाई 29 माइनस 18 बाई 29 और प्लस 24 बाई 29, दिस वुड बी द कोऑर्डिनेट्स। समझ में आया क्या सभी को? जिसको नहीं समझ में आया बोलिए, एक बार फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रत्युष, ये तो तुमको भी समझ में आ गया होगा अभी। प्रत्युष, कुंदन, समझ में आया? ओके, चलिए, तो बस यही छोटा छोटा बात ध्यान में रखना है भाई। 3D वेक्टर जो होता है सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है। और देखिएगा, ध्यान रहे, कभी कभी जेई एडवांस इसको पकड़ता है तो पैराग्राफ भी देगा, 2 क्वेश्चन इधर से भी देगा, तो कभी कभी ये चैप्टर 20 मार्क्स के भी आपको जेई एडवांस में बन सकते हैं। सो इसके लिए प्रिपेयर रहिए। ये क्या बोलते हैं, जेई मेन में तो 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स मानिए इससे, तो आपको 12 नंबर देकर जाएगा ये। और उतना टफ चैप्टर है नहीं, बस आपको बेसिक पर थोड़ा कमांड होना चाहिए। जहां पर हमने एप्लीकेशन इसका पढ़ा था, ठीक है, वो देखने में बहुत लग रहा था कि भाई वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, लेकिन वही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा प्लेन और लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मैंने एक लाइन भी इधर उधर का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया होगा, बस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कम प्रोजेक्शन लेना, बस वही सब किया है मैंने, ठीक है। तो बस जिसका बेसिक्स पर कमांड होगा वो इधर ज्यों का त्यों क्वेश्चन करते रहेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। इस क्वेश्चन को देखिए,
टू प्लेन्स आर गिवन, क्वेश्चन है टू प्लेन्स आर गिवन, two planes are given by the equations minus 3z equals to 0 and 2x plus y plus z plus 3 equals to 0. अब कह रहा find the equation of a plane, the equation of a plane perpendicular to both of the above, perpendicular to both the given planes, perpendicular to both the given planes, both the given planes, and passes through किससे पास कर रहा है भाई? 2,2,1 इज, ठीक है। देखते हैं कौन लोग समझ पा रहे हैं। क्या कह रहा है कि दो प्लेन पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन दिया हुआ है 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन जो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर हो और ये 2,2,1 से क्या कर रहा हो? पास कर रहा हो। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है भाई।
ट्राई कर रहे हो सभी लोग? अब तो प्रत्युष बनना चाहिए। भगवती, अभिनव, कुंदन, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था बाबू। चलिए कोई नहीं, देखिए यहां ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि हमें वैसे प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अच्छा, प्लेन के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या समझते हैं? हमने बताया था आपको कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स जब हम डिफाइन करते हैं तो एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर होता है, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर होता है। दैट मींस इस जो रिक्वायर्ड प्लेन है, जो रिक्वायर्ड प्लेन है उस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इसके साथ भी परपेंडिकुलर का मतलब इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा होगा और इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा होगा। दैट मींस अगर इसके रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर का अगर हम बात करें तो ये दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगा क्या? तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि जो रिक्वायर्ड प्लेन है हमारा, सपोज कीजिए ये रिक्वायर्ड प्लेन और इसका अगर नॉर्मल वेक्टर n है तो दिस नॉर्मल वेक्टर n कैन बी ऑब्टेन्ड बाय n1 क्रॉस n2। यानी पहले वाले वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर मिल जाए और दूसरे वाले वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर मिल जाए तो हम ये बात कह सकते हैं क्या? ऑब्वियसली सही बोल रहे हो, ये बात बोल सकते हो। कितने लोग इसके साथ एग्री कर रहे हैं? इसके साथ कितने लोग एग्री कर रहे हैं? अच्छा, सीधे आंसर उसने कहा। मैंने प्लेन का इक्वेशन पूछा है और तुमने r माइनस ए। अच्छा देखते हैं, सही लग रहा है लेकिन ठीक है, तो ये एग्री करना चाहिए भाई। यानी कि तुम्हारा n1 क्रॉस n2 का वैल्यू -5 प्लस 3 आ रहा है, देख लेते हैं। तो ये n1 क्रॉस n2 हुआ। अब n1 क्रॉस n2 लिखने का थोड़ा सा आइडिया सीखिए, आइडिया सीखिए। n1 क्रॉस n2 में हम जानते हैं अगर कोई प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ, सपोज कीजिए r डॉट n इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर n ही लिख लीजिए, तो इक्वल्स टू आपको d मिलता था, d मिलता था। ये d हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये ध्यान रहे, d हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है टू द प्लेन, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब अगर इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि r डॉट n और यहां डिवीजन में मॉड n आएगा, वो मॉड n भी पॉजिटिव होगा, तो हम इसको d इंटू मॉड ऑफ n लिख सकते हैं। एंड दिस इज अगेन अ पॉजिटिव नंबर, अगेन अ पॉजिटिव नंबर। तो यहां पर r डॉट n यानी कि ये n1 n2 n3 की बात करें, अगर हम मान लीजिए कि ये n1x प्लस n2y प्लस n3z इक्वल्स टू समथिंग, कोई पॉजिटिव नंबर मिल रहा होगा, कोई पॉजिटिव नंबर मिल रहा होगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि भाई आप अपने इसके नॉर्मल वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो इस तरह से चूज कीजिएगा कि इसके साथ जो कांस्टेंट वाला टर्म आ रहा होगा दैट शुड बी पॉजिटिव। वो क्या होना चाहिए भाई? पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर ये बात देखिए, यहां पर 3 + 3 है, साइड चेंज कर रहे हैं तो -3 होगा, तो आपको क्या करना होगा, उस माइनस को प्लस बनाने के लिए पूरे इक्वेशन में आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां जो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा वो -2 -1 एंड -1 यहां पर भी हो जाएगा। ये क्लियर होना चाहिए भाई। हम 2 1 और -2 1 1 भी ले सकते हैं, 2 1 1 भी ले सकते हैं भाई, लेकिन ये कभी कभी गलत हो जाता है। लेकिन तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्शन रेशियो ऐसा सेलेक्ट करेंगे जो ये कांस्टेंट नंबर को पॉजिटिव कर दे। तो देखिए हमारा पहला जो n1 होगा
N1 होगा वो ये हो जाएगा भाई I कैप प्लस 2J कैप माइनस 3K कैप। ये एक्स वाई और जेड के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो डायरेक्शन रेशियोज देंगे नॉर्मल वेक्टर के, कल हमने बताया था ये। और N2 वेक्टर जो होगा वो यहां से मिलेगा, लेकिन N2 देखिए 1 2 1 रखेंगे तो ये +3 उस साइड जाके -3 निगेटिव बदल जा रहा है, तो हम क्या कर ले रहे हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो यहां वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो N2 क्या हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस सॉरी माइनस यहाँ पे -2 लिखिए, -2 आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप। ये समझ में आया भाई, यहाँ माइनस क्यों लगाया हमने? ठीक है, हो सकता है कि आप किसी ने प्लस दिया हो तो भी आंसर सही हो जाए, कभी कभी हो जाता है भाई, लेकिन ये हमेशा कभी कभी गलत भी होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो थोड़ा सा चेक कर लेंगे। तो ये हो जाएगा n, जो हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए, नॉर्मल वेक्टर वो n1 क्रॉस n2 से मिल जाएगा, n1 क्रॉस n2, n1 क्रॉस n2, दिस विल बी i j and k, और ये हो जाएगा 1 2 -3 1 2 -3, और यहां से -2 -1 -3, सॉरी ये भी -1 है, ये n1 क्रॉस n2 निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा i कैप, ये और ये डिलीट -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस, ये माइनस है, -2 -3 -5 हो जाएगा, तो -5 हो गया ये, फिर -j, ये डिलीट और ये डिलीट, -1 और -6, -1 -6 -7 हो गया, -7 प्लस k टाइम्स ऑफ ये और ये डिलीट, -1 माइनस माइनस +4, तो -1 +4 तो +3 हो जाएगा, तो +3, तो ये आपको मिल गया -5 आई कैप माइनस माइनस +7 जे कैप और +3 के कैप, ये आपको, तो किसी ने 4x प्लस, तो हम चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 4x तो ये गलत आ रहा है ऐसे ही भाई, अगर ये कैलकुलेशन मेरा सही है क्या, देख लीजिए, आई डिलीट ये हो जाएगा -2 और ये -3 -5 माइनस जे टाइम्स ये और ये डिलीट हो जाएगा -1 और यहां से ये भी -6, तो -1 -6 -7 हो जाएगा, और ये डिलीट -1 और +4, तो -1 +4 +3 हो गया, तो +3, तो इस समय मेरा सही है, तो यानी कि एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट -5 7 और 3 ही मिलेंगे भाई, ध्यान रहे, ठीक है। तो अब आपको जो इक्वेशन लिखना है किससे पास कर रहा है भाई, 2 -1 1 से, तो हम इसको लिख सकते हैं r माइनस ए डॉट यूनिट वेक्टर n, दिस शुड बी इक्वल टू 0, r माइनस ए, यानी r क्या है, r तो r सॉरी r डॉट n कर लीजिए, इक्वल्स टू a डॉट n, इसको भी कर लीजिए a डॉट n, ठीक है, a डॉट n, r तो है एक्स वाई जेड और इसके साथ मल्टीप्लाई, तो -5x +7y +3z इक्वल्स टू, इसके साथ कैलकुलेशन कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, +14 हो जाएगा और +3 हो जाएगा, +3, तो ये आपको मिल गया -5x +7y +3z इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 17 -10 +7, तो दिस शुड बी द आंसर, जो जिनका आंसर ये आ रहा है वो अपने आप को सही मान लेंगे भाई, जिनका आंसर ये आ रहा है वो अपने आप को सही मान लीजिए, ठीक है। आप इसको चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5x -7y -3z, और ये माइनस हो जाएगा इस साइड +7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो या तो ये फॉर्म है या ये फॉर्म में आंसर आना चाहिए आपका, अगर इसके अलावा कुछ भी है तो गलत है, चेक कर लीजिए, तो सभी लोग, कितने लोगों का सही आया है, जिनका सही आया अपने
चैट में ट्रू लिखकर कमेंट कर दीजिए, ट्रू या रॉन्ग लिख के कमेंट कीजिए तो। हाँ चलिए, फॉल्स भी सही है, चलिए। और पता चल जाए भाई, मैसेज ऊपर चले गए हैं। भगवती, अभिनव, कुंदन, राइट, ट्रू और फॉल्स? हाँ ओके, कोई नहीं, करेक्ट कर लिए ना। चलिए, लगभग सब लोग का गलत था भाई। तो ये आपको, अगर किसी का गलत भी हुआ होगा तो देर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि उन्होंने N1 और N2 लेने में गलती कर दिया था। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप नॉर्मल वेक्टर प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ हो कार्टेशियन फॉर्म में, और वहां से नॉर्मल वेक्टर आप निकाल रहे हो, तो ध्यान रहे कि वो जो कांस्टेंट टर्म हो वो साइड चेंज करने के बाद पॉजिटिव होना चाहिए। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, तब कभी भी गलत होने की पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं रहेगी। तो वहां पे जो +3 लिया हुआ था, साइड चेंज करने में -3 आ रहा था, इसलिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई करके जो एग्जैक्ट नॉर्मल वेक्टर हमने उसका कंसीडर किया। ठीक है भाई, क्योंकि वो ध्यान रहे r.n इक्वल्स टू d एंड दैट d शुड बी पॉजिटिव, दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, या तो 0 होना चाहिए। 0 कब होगा? जब भाई डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0 होगा, यानी कि प्लेन जो है वो ओरिजिन से ही पास कर रहा होगा। तो यहाँ पे पहला वाला जो प्लेन था वो ओरिजिन से ही पास कर रहा था, 0,0,0 उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, और बाकी दूसरा जो प्लेन था वो क्या था? वो 3 बाई कितना आ रहा था, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 4 + 1, तो 3/√6 डिस्टेंस क्या था? दूर था वो प्लेन। ठीक है, अब एक लास्ट फॉर्म पढ़ लेते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये बचा हुआ था प्लेन का, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। ये भी हो चुका है, लेकिन आपको कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, एनसीईआरटी वाले एग्जाम में आ जाएगा, या इसका कुछ कुछ यूज और है, वो देख लेते हैं डायरेक्ट आप कैसे इंटरसेप्ट फॉर्म लिखोगे। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। सैटरडे को आई थिंक ये ऑफलाइन शायद है, मुझे कंफर्म होना पड़ेगा। मैं क्लास के बाद आपको आपको क्लियर यस सर, कर। ऑफलाइन है। ऑफलाइन है ना? अच्छा, ठीक है, ऑफलाइन ही है शायद, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ रहे थे, तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा कि अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्सेस है, कोई प्लेन क्या है, एक्स वाई और जेड एक्सेस को, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो ये कुछ ऐसा है भाई, ये कुछ ऐसा है, ए बी सी। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस को ए पर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ है लाइन आपने पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस को ए पर कट करता था, वाई एक्सिस को बी पर कट करता था। वैसा ही थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है यहाँ पर, एक्स एक्सिस को ए पर कट किया, तो यहां पर इसका अगर पॉइंट लिखेंगे तो a,0,0। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये ओ ए लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया। डायरेक्शन रेशियो क्या मिलेगा हमें? a,0,0। उसी तरह यहां पर ये वाला जो होगा 0,b,0, यानी कि ये बी पर इंटरसेप्ट कर रहा है, और यहां का इंटरसेप्ट है 0,0,c, क्योंकि हमने इसको जेड एक्सिस लिया हुआ है। तो लिख सकते हैं लेट a,b,c are the intercepts made by the plane ABC on x, y and
जेड एक्सेस रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, एक्स वाई और जेड एक्सिस पर ए एबीसी कोई प्लेन है, वो एक्स वाई और जेड एक्सिस पर क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि, लिख सकते हैं क्लियरली, ये जो प्लेन होगा, क्लियरली द प्लेन एबीसी, द प्लेन एबीसी, द प्लेन एबीसी passes through these 3 points। कौन कौन सा भाई, a कॉमा 0,0, दूसरा 0,b,0 एंड c 0,0,c। ठीक है, और हमने 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन आपको बताया हुआ है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में सभी को बताया हुआ है। क्या क्या होता था 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन, ये यहां पे देखिए हम लिख देते हैं। हमने बताया था x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 का डिटर्मिनेंट 0 कर दोगे। क्लियर है क्या, ये बताया था ना हमने लास्ट क्लास में। कोई बोल नहीं रहा है भाई, गुड। तो हम उसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। देखिए यहां पे हमने लिख दिया x माइनस x1, x माइनस x1 के जगह पे a है, y माइनस y1, y माइनस 0, देखिए 0 भी लिख के दिखा रहे हैं, z माइनस z1 0। ठीक है, अब x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 0 माइनस a, 0 माइनस a, b माइनस 0 एंड 0 माइनस 0, और तीसरे वाले रो में x3 माइनस x1 0 माइनस a, तो 0 माइनस a। ठीक है, 0 माइनस 0 और c माइनस 0, दिस शुड बी 0। ये 0 होना चाहिए भाई, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा ये। यहां से इसको सॉल्व करके निकालिए तो कितना आ रहा है, जैसा आप लाइन का इक्वेशन पढ़ते एकदम उसी तरह का फेस इसका भी आएगा भाई। ठीक है भाई, उसी तरह का इक्विवेलेंट इक्वेशन मिलेगा यहां से। तो हम किसके अलोंग एक्सपेंड कर दें, देखिए यानी कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। ये x माइनस ए आपको मिला, y z, और यहां पे मिलेगा माइनस ए, यहां पे मिल गया b, यहां पे मिल गया 0, यहां पे मिल जाएगा माइनस ए, यहां पे मिल गया 0, और ये मिल गया c, एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। एक्सपेंड कर लेते हैं r1 के अलोंग, तो हमें मिलेगा x माइनस ए टाइम्स ऑफ ये और ये डिलीट, bc हो जाएगा, ये bc माइनस 0 माइनस y, ये और ये डिलीट, माइनस ac मिल गया, माइनस ac माइनस 0 हो जाएगा, और प्लस z टाइम्स ऑफ ये और ये डिलीट, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ab, एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। इसको हम bc हो गया ये ना, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये bc इंटू एक्स हो जाएगा, BC इंटू एक्स माइनस ABC हो गया, प्लस AC इंटू वाई हो गया, प्लस AB इंटू जेड हो गया, दिस इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, तो अब क्या होगा, ABC का तो साइड चेंज हो जाएगा भाई, साइड चेंज हो जाएगा, और ABC कर लेते हैं, BC इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस कर लो, AC इंटू वाई प्लस AB इंटू जेड, एंड दिस इज गोइंग टू बी ABC। ABC से थ्रू आउट द इक्वेशन क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी
this should be 1. So this will be the equation of a plane where A, B, C are the intercept made by this plane on x, y and z axis respectively. समझ में आया क्या ये? क्लियर है भाई? एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है जो कि पहले बताया हुआ है. अलग से मैंने सिर्फ ये बताया था कि 3 पॉइंट से कोई प्लेन पास कर रहा हो तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, और उसी का इंटरसेप्ट फॉर्म होने का मतलब था कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हमने लिख दिए थे. यहाँ पे 3 पॉइंट हमें मिल गया. क्लियर होना चाहिए भाई सभी को. अब देखिए ऑफिशियली हम लोग लिखेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. ठीक है भाई? वहां पर हम अनऑफिशियली था क्योंकि भाई वहां पे प्लेन का इक्वेशन नहीं दे रखा था, लेकिन फिर भी प्लेन का इक्वेशन हम अगर उसके नॉर्मल वेक्टर मिल जाते हैं, दैट मीन अगर कोई प्लेन था, दो वेक्टर से कंस्ट्रक्ट हो रहा था, तो हम इक्वेशन प्लेन का इक्वेशन नहीं लिख सकते थे, लेकिन हम ये बता सकते थे कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर का या नॉर्मल का वेक्टर क्या होता. तो हमने क्या किया, उसका नॉर्मल वहां पे निकाल लिया था. तो हम ये बता सकते थे कि दोनों नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वही उन दो प्लेन के बीच का एंगल होगा. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तब हम कैसे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स लिखेंगे. एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे. तो सपोज कीजिए कि आपको P1 दिया हुआ, पहला प्लेन दिया हुआ है. ठीक है? तो ये A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू मान लीजिए D1 दिया हुआ है, और दूसरा प्लेन दिया हुआ है A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल्स टू D2. ये दूसरा प्लेन है. ठीक है? तो आप इन प्लेन को क्या करोगे पहले कि वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, राइट इनटू वेक्टर फॉर्म. जैसे ही अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो इसको आप बोलोगे r डॉट n1 इक्वल्स टू D1, पहला प्लेन हो जाएगा, और दूसरा जो प्लेन हो जाएगा वो हो जाएगा r डॉट n2 इक्वल्स टू D2. ठीक है? अभी इसके पहले ही हमने बताया कि प्लेन में अगर इस फॉर्म में भी इक्वेशन दिए हुए हैं तो आप अगर कार्टेजियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखा है तो आप वहां से नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन को साइन कैसे निकालोगे या डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालोगे, ये हम लोगों ने देख लिया अभी. ठीक है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में. और उसको लिखने का भी तरीका मैंने बताया कि राइट हैंड साइड वाले को जरूर पॉजिटिव करके लिखेंगे. ठीक है? तो वहां से भी, या दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता था कि अगर प्लेन को वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो वेक्टर फॉर्म से r डॉट, यहां पर जो वेक्टर दिया होगा वो n1 डॉट n2 होगा. ठीक है? यहां पे जरूर ध्यान देंगे कि वो यूनिट वेक्टर है. ठीक है? यूनिट वेक्टर है कि क्या है, कंप्लीट वेक्टर, मतलब कोई एक नॉर्मल वेक्टर है. ठीक है? यूनिट वेक्टर होगा तो डायरेक्ट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा देंगे तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हो जाएगा. ठीक है? तो यहां से हम कहेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, वही कॉन्सेप्ट है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स. नॉर्मल वेक्टर्स
नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल आप फाइंड आउट करोगे। तो भाई मान लेते हैं कि यहाँ पे n1 और नहीं, दो प्लेन हैं इस तरह का, ये मान लीजिए पहला प्लेन है और दूसरा प्लेन इस तरह का कुछ है, ठीक है। तो इनके बीच यही एंगल मान लीजिए, या अगर आप ये देखना चाहते हो इसको तो ऐसे लिखिए, इसका नॉर्मल वेक्टर कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए दिस इज सपोज n1, ठीक है, n1, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है दिस इज सपोज n2। तो यही एंगल थीटा आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये एंगल थीटा जो होगा इस एंगल थीटा के बराबर होगा, एंड दिस इज n2 वेक्टर, n1 एंड दिस इज n2। तो आप यहां से बोलोगे कि n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर जो होगा ये हमें मिलेगा मॉड n1 मॉड n2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहां से लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाई मॉड n1 इंटू मॉड n2, ठीक है। या डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये देखिए n1 बाई मॉड n1 यूनिट वेक्टर n1, तो दिस विल बी यूनिट वेक्टर n1 डॉट यूनिट वेक्टर n2 हो जाएगा। यहाँ पे भी n2 डिवाइडेड बाई मॉड n2, ये यूनिट वेक्टर n2। तो आप डायरेक्टली दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेके डॉट करा दीजिए, वही उन दोनों बीच के, वही दोनों प्लेन के बीच का एंगल होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्लेन, ये पहला वाला प्लेन था और ये दूसरा वाला प्लेन था, और इनके बीच का एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है? एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहां से ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। क्लियर होगा ना? ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? रिप्लाई कीजिए। ठीक है भाई, चलिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ से। तो लिखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। क्वेश्चन है फाइंड फाइंड द एंगल्स द एंगल between the planes x plus 2y minus 3z plus 4 equals to 0 and 2x minus y 2x minus 3y लिखिए, minus 3y plus z -1 इक्वल्स टू 0। तो ये दो प्लेन दिए हुए, पहला प्लेन है x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और दूसरा प्लेन है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इन दो प्लेन के बीच का एंगल कितना होगा ये आपको बताना है। तो पहले वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर पता होना चाहिए, दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता होना चाहिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे आप। डीपीपी का प्रोग्रेस कहां तक है? जो मैंने दिया हुआ था 3 सीट, कहां तक बनाए हो तुम लोग? सही है अभिनव, वेल डन। डीपीपी कहां तक बना है? 3 प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं। अब तेजी से उसमें लग जाइए, ठीक है। एक कुछ
क्लासेज और बची हुई हैं, 2 क्लासेज में और थ्योरी खत्म होगा, ठीक है। अभी सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइंस आपको पढ़ाएंगे, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन पढ़ाएंगे, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है भाई। वैल्यू निकाल के बताओ कुंदन, कॉस इनवर्स हाफ कितना होगा? भगवती तुम्हारा आंसर नहीं आया, प्रत्युष ने भी आंसर दे दिया। आप लोग का क्लास है क्या इसके बाद? इसके बाद क्लास है आप लोग का? अच्छा, फिजिक्स का क्लास है, ठीक है, फिजिक्स का क्लास है तो छोड़ देते हैं। नहीं तो आज सोचे थे कि एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन भी फिनिश करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, सही पेस पर है। तो भाई आप लोग से अब ये मतलब रिक्वेस्ट है कि आप अपना काम तेज कर दीजिए प्रैक्टिस वाले पेपर पे, ठीक है, ताकि वो फिनिश हो और हम लोग पहले 2 दिन में ही, 1 दिन में ही तीनों डीपीपीज देख लें, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग करते नहीं हैं, तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि लगभग 50 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊं कम से कम, और बाकी आपके जो डीपीपीज हैं उसके डाउट्स जो होंगे वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है भाई। ओके, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।